नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस वंडरफुल सेशन ऑन फेसबुक लाइव। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक सबसे खास जो टॉपिक है हमारा मॉडर्न इंडिया का, अंग्रेज वर्सेस मराठा। मराठा और अंग्रेजों के बीच में झगड़ा किस तरीके से हुआ उसकी ओर हम लोग चर्चा करेंगे। और मनीष लोधी राजपूत, विशाल सिंह राजपूत, मंजू दयाल जी, रोहित सिंह लोधी जी, ब्रजेंद्र सिंह जी, गिरीश भारत जी, धर्मेंद्र सिंह आज़ाद हिंदुस्तानी, धीरेन्द्र राजपूत बुंदेलखंडी, मनीष लोधी राजपूत, लोधी भारत राजपूत, गुड इवनिंग, चंद्रशेखर शास्त्री जी, रोहित सिंह लोधी जी, गौरव लोधी राजपूत, उसके अलावा नटवर सिंह एलआर, इंजीनियर प्रवीण सिंह राजपूत, कुंवर सिंह जी, रोहित सिंह लोधी जी, शंकर सिंह राजपूत जी, ओम प्रकाश राजपूत जी, मंजू दयाल जी, लोधी अनिल वर्मा जी। लोधी अनिल वर्मा जी ने आज जो है अपने कॉलेज के फोटो डाले हैं, एकदम लग रहे हैं शाहरुख खान। गुड वर्क। उसके अलावा संजय लोधी, लोधी भारत राजपूत, राघवेंद्र राजपूत, उसके अलावा प्रमोद लोधी राजपूत, लोधी लाला भैया सिंह, शिव मोहन सिंह लोधी जी, सर्वेश कुमार जी, योगेश कुमार, ओपी राजपूत जी, ओम प्रकाश सिंगरौल जी। उसके अलावा हमारे साथ में आज चर्चा में जुड़ेंगे आई एम लॉन्ग ड्राइव हरियाणा। ओके, सर्वेश कुमार जी ड्राइव कर। चलिए, पंकज कुमार बुलंदशहर अलीपुरा से, रामचंद्र वर्मा जी, इंजीनियर प्रवीण राजपूत लोधी, जय हिंद राजपूत, श्याम राजपूत, कृष्ण गोपाल लोधी, संजय लोधी, खुशी राजपूत, गुड इवनिंग, रविंद्र सिंह राजपूत, पंकज कुमार। उसके अलावा हमारे साथ में है गौरव लोधी राजपूत। तो स्वागत है सभी लोगों का। और बहुत सारे दिन हो गए हम लोगों को, लगता है कुछ लगातार सेशन लेते हुए, तो कुछ लोग शायद थक गए होंगे। राघवेंद्र राजपूत जी, योगेश कुमार जी, योगेश कुमार अलीगढ़ से हैं, सत्येंद्र लोधी जी, राजू मोहन लोधी, लोधी पी के प्रेमी, जय हिंद राजपूत, उसके अलावा लोधी शैलेंद्र सिंह राजपूत, डॉक्टर नारायण पटेल जी, भूपेंद्र सिंह लोधी, गुड इवनिंग, संजीव राजपूत, यश राजपूत, सुनील लोधी राजपूत, रामकिशन राजपूत, भारती राजपूत, सुशील लोधी, अभिनव रतन लोधी, रामकिशन राजपूत जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, धर्मेंद्र सिंह राजपूत वर्मा लोधी, उर्वेंद्र आलमपुरा भिंड, अवनीश नरवरिया। उसके अलावा हमारे साथ में गिरीश भारत जी है। सो स्वागत है, वेलकम आप सभी लोगों का। और आज हम लोग देखेंगे अंग्रेज वर्सेस मराठा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सत्येंद्र लोधी, यश राजपूत, लोधी उर्वेंद्र। सो अभी सभी लोग जुड़ जाए, जैसे ही 150 के आसपास हमारा नंबर होगा हम लोग स्टार्ट करेंगे। सुशील लोधी, रमेश सिंह लोधी जी दादरी से, नमस्कार। लोधी गिरिजेंद्र जी, कल्पना के हमारे साथ इंदौर से, सर्वेश सिंह लोधी, संध्या वर्मा, गोपाल लोधा, भंवर सिंह नरवरिया साहब, देवीराम राजपूत जी, वेरी गुड इवनिंग। उसके अलावा बिमलेश राजपूत, हेलो बिमलेश, हाउ आर यू। उसके अलावा गोपाल लोधी जी। सो 154 लोग हमारी चर्चा में हैं इस समय, 154। तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। प्रदीप कुमार राजपूत जी, वीर सिंह लोधी जी, अवंती लोधी, गुड इवनिंग, कल्पना, और बाकी जो सभी लोग हैं वो सभी लोग जुड़ते चले जाएंगे। सभी का स्वागत है। रवि राजपूत, लोधी देशपाल सिंह जी, और अनुराग राजपूत। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किस तरीके से अंग्रेजों में और मराठों के बीच में संघर्ष हुआ, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, इस इतिहास की। और उससे पहले एक चीज़ मैंने जो है लोगों को शायद समझ में नहीं आई होगी, मैंने एक आज फेसबुक पे एक कोट लिखी थी जिसमें मैंने ये कहा था कि अर्थशास्त्र का एक नियम है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इकोनॉमिक्स का एक नियम है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बेसिकली एक मेरा एमए इकोनॉमिक्स में रहा है, पहले मैंने एमए इकोनॉमिक्स में किया था, फिर हिस्ट्री में किया था। तो उसमें ग्रेशम नाम के एक अर्थशास्त्री थे, ग्रेशम नाम के एक अर्थशास्त्री थे।
उन्होंने एक नियम दिया था कि जो बुरी करेंसी होती है, जो बैड करेंसी होती है, वो गुड करेंसी को मार्केट से बाहर कर देती है। होता क्या है कि जब बुरी मुद्रा आ जाती है तो जो अच्छी मुद्रा होती है उसको लोग या तो घर में रख लेते हैं या उसको डिपॉजिट कर देते हैं और बुरी करेंसी ही चलने लगती है मार्केट में। ये उनका अपना एक नियम था। उसी तरीके से मैंने एक और चीज़ बताई थी कि इतिहास, समाजशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस को जब हम स्टडी करते हैं तो वो ये कहता है कि जिसमें काबिलियत है, जिसमें साहस है, जिसके अंदर परिश्रम करने की क्षमता है, वो बुरे लोगों को चलन से बाहर कर देते हैं। ये दोनों एक तरीके से अलग अलग अवधारणाएं हैं। इकोनॉमिक्स कहता है कि बुरी करेंसी अच्छी करेंसी को बाहर कर देती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री कहती है कि अगर आप में मादा और साहस और हिम्मत है और परिश्रम है तो अच्छे लोग बुरे लोगों को बाहर कर देते हैं, बुरे लोगों को चलन से बाहर कर देते हैं। रोहित कुमार राजपूत, मैंने कहा जो लोग बाद में जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। कुछ लोगों के मैं नाम नहीं ले पाया जो बाद में जुड़े हैं। अनुराग सिंह हैं, योगिता राजपूत हैं, सभी लोगों का स्वागत है जिनके नाम छूट गए हैं। दिनेश श्वेता सिंह जी हैं। और एक और चीज़ मैंने जो कही थी उस पर कुछ लोगों ने दूसरे ग्रुप्स में टिप्पणी भी की थी। मैंने एक आज कोट ये लिखी थी कि हमारा जो ग्रामीण समाज है उसमें लगभग 80% से ज़्यादा लोगों के पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। 80%, आप किसी भी गांव में चले जाना आप पाएंगे कि मुश्किल से 15-20% लोग होंगे जिनके पास क्वालिटी एजुकेशन है, ढंग की एजुकेशन है। बाकी लोगों के पास औपचारिक शिक्षाएं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। उसी तरीके से आप पाएंगे कि 80% से ज़्यादा लोग हैं वो लोगों का जीवन बहुत अच्छा नहीं है, मतलब गरीबी है, बहुत ज़्यादा उनके पास सुख सुविधाएं नहीं है। तो ये भी मैंने एक लिखा था और उस पर कुछ लोगों ने नेगेटिव आर्गूमेंट भी शुरू कर दिया था कि साहब ये रिसर्च कहाँ से किया आपने, ये डाटा कहाँ से लिया। आप किसी भी गांव में चले जाइए, आप ये अपने आप देख सकते हैं। किसी भी गांव में आप जाना तो आपको प्रत्येक गांव में 80% से ज़्यादा लोगों की क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी। उनके पास फॉर्मल एजुकेशन होगी, हो सकता है हाई स्कूल हो, इंटर हो, बीए हो, बीएससी हो, लेकिन बहुत क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी। दूसरा, उनके पास गरीबी भी होगी, बहुत ज़्यादा उनके पास संसाधन नहीं होंगे। ये चीज़ें आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। और इसके कारण, तो मैंने ये कहा था कि हमने रिसर्च किया कि इसके कारण क्या हैं। अभी आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको वही रिसर्च बता दूं क्या रिसर्च है। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो पैसा हम लोग परिश्रम से, मेहनत से कमाते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार या कोई भी गांव आप ले लीजिए, वो जो पैसा परिश्रम से और मेहनत से कमाता है, उस पैसे को आप एक गांव में देखना कि उसका खर्चा कहाँ होता है। कितने लोग हैं उस पैसे को जो अपनी पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा वो दवाई पे खर्च करते हैं, कितना पैसा वो कोई रोजगार या बिजनेस करने के लिए खर्च करते हैं। ऐसे आपको अगर उसका मूल्यांकन करेंगे, और कितना पैसा ऐसा है जो लोग शराब पीने में, जुआ खेलने में, अंधविश्वास और जो पाखंड जो चलता है उस पर खर्च करते हैं। आप इसका एक अनुपात निकाल के देखना। जैसे मैं आपको केवल गांव में शराब के बारे में बता दूं, केवल शराब के बारे में, किसी भी गांव में अगर आप अनुमान से मानेंगे कि किसी गांव की आबादी मान लीजिए 1000 है, किसी गांव में 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोगों में से 300 बच्चे होंगे 18 साल से कम के, और 700 जो है वयस्क लोग होंगे। उसमें से 100 लोग ऐसे होंगे जो वृद्ध होंगे, तो 600 लोग बचते हैं हमारे वयस्क। और उन 600 लोगों में से 300 महिलाएं मान लें, 300 पुरुष मान लें हम लोग। उन 300 पुरुषों में से अभी का जो गांव का रेशियो है उसके हिसाब से करीब करीब 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में मदिरा का सेवन करते हैं, ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं। क्लियर? एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अगर मान लीजिए हमने कहा कि 30% लोग भी पीते हैं, तो 300 में से मान लीजिए अगर 100 लोग भी पीते हैं, 100 लोग अगर ड्रिंक करते हैं किसी गांव में, तो वो 100 लोग पूरे गांव की आबादी का 10% हो गए। यानी पूरे गांव की आबादी में अगर केवल 10% लोग ही, मतलब 100 लोग ही अगर दारू पीते हैं और 60 रुपये या 70 रुपये रोजाना खर्च करते हैं मान लो दारू पर, तो 100 × 60 आप कर लीजिए, कितना हुए? 6000 रुपये। 6000 रुपये आपके पर डे उस गांव में खर्च होते हैं दारू पर। भाई एक आदमी 60 रुपये की खर्च करता है तो 100 आदमी 6000 रुपये खर्च करेंगे एक दिन में। और हम ये कहते हैं कि वो 30 दिन नहीं पीते, हम ये मान के चलते हैं कि वो महीने में केवल 15 दिन दारू पीते हैं, 15 दिन नहीं पीते मान लीजिए, तो पूरे 15 दिन के अंदर भी वो 90,000 रुपये खर्च करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम मिनिमम
90,000 रुपये एक महीने में खर्च होंगे, और पूरे साल भर में कितना होगा? 10 लाख से ज़्यादा रुपया। 10 लाख से ज़्यादा रुपया उस गांव से इस शराब में खर्च होता है। लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि इसको हर इंडिविजुअल खर्च कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग जो दारू पी रहा है, कोई 1 दिन में पी रहा है, कोई 2 दिन में, कोई 3 दिन में, कोई डेली पी रहा है। लेकिन आप अगर इसको अनुमान लगाएंगे तो आप देखना कि 10 लाख रुपए उस गांव से वो 1 साल के अंदर शराब में खर्च होता है। लोगों को ये बर्डन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअल अलग अलग इसको खर्च कर रहा है, तो इसलिए किसी का आभास नहीं होता कि गांव का इतना पैसा खर्च हो रहा है। अब आप सोचिएगा, किसी गांव की इकोनॉमी से अगर 10 लाख रुपया चला गया शराब में, ठीक है, उसके बाद रोहित पटेल का कहना है कि सर 30% से ज़्यादा हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि हम केवल 10% को मान के चलें। हम ये मान लें कि एक गांव में 10% लोग भी ऐसे हैं, तो 10% लोगों से ही 10 लाख रुपए उस गांव का किस में निकल गया? केवल एक एक्टिविटी में, जैसे शराब पीने में। उसके अलावा उस गांव में आप कुछ लोग जुआ भी खेलते होंगे। अगर उसका भी जोड़े तो केवल दिवाली के आसपास का जो एक महीना होता है जिसमें सबसे ज्यादा लोग जुआ खेलते हैं, अगर उसी एक महीने का आप निकालेंगे तो पाएंगे कि गांव की इकोनॉमी से कम 10-20 लाख रुपए वो एक महीना दिवाली के आसपास वाले भी निकल जाता है। तो 10 लाख हमने ये मान लिया, 20 लाख रुपया आपका गांव से निकल गया। उसी तरीके से गांव में पूरे साल भर में 4-6 झगड़े हो ही जाते हैं, जिन झगड़ों में केस होते हैं, पुलिस केस होते हैं, और ऐसे झगड़ों में आप देखेंगे कि पूरे साल भर के अंदर 4-6-10 लाख रुपए पुलिस केस में, कोर्ट कचहरी में, आने जाने किराए में खर्च हो जाते हैं। तो 30 लाख रुपया आपका खर्च हो गया किसमें? केवल इन फालतू की चीजों में, जिसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं थी। दारू पी के आपने कोई बढ़िया काम नहीं किया, जुआ खेल के आपने कोई इनकम नहीं की, और आपस में झगड़े करके, लड़ाई करके भी आपको कोई कमाई नहीं हुई, ना आपकी शिक्षा बेहतर हुई, ना आपका जीवन बेहतर हुआ। तो आपका 30 लाख रुपए निकल गया। अब 30 लाख रुपए आपका ये है। इसके अलावा कभी आप कांवड़ जाते हैं, कभी आप वहां चढ़ावा देने जाते हैं, कभी आप भागवत कराते हैं, कभी आप ये कराते हैं। इसमें भी अगर आप एक गांव का मोटे तौर पर प्रत्येक व्यक्ति का अगर जोड़ ले तो कम से कम 20-25 लाख रुपए साल में चुपचाप से निकल जाता है, मालूम नहीं पड़ता। ये पैसा गांव का निकल जाता है गांव की अर्थव्यवस्था से बाहर। किसमें? अनप्रोडक्टिव चीजों में। ये जो पैसा है, ये पैसा अनप्रोडक्टिव चीजों में निकल जाता है। अब आप देखिएगा, अगर आपने एक साल के अंदर किसी गांव से अगर 40 लाख रुपए आपके गांव से निकल गए, 40 लाख रुपए, अब आप सोचिएगा ये जो 40 लाख रुपए हैं, ये 40 लाख रुपए कहां कहां उपयोग हो सकते थे? ये 40 लाख रुपए बहुत सारे बच्चों की फीस भर सकते थे। ये 40 लाख रुपए किसी बीमार आदमी का इलाज भी कर सकते थे। ये 40 लाख रुपए कुछ लोगों के घर बनवा सकते थे। ये 40 लाख रुपए कुछ लोगों के लिए छोटे मोटे काम धंधे और रोजगार भी खुलवा सकते थे। ये जो हम लोगों की जो मेंटलिटी, जो प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रों में है, उस ग्रामीण क्षेत्रों की प्रवृत्ति के कारण क्या होता है कि आप लगता लोगों को कि ये मानसिक समस्या है या कुछ राजनीतिक है, लेकिन ये मैं मानता हूं सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है। ये बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इसके कारण से आपके समाज को सबसे ज्यादा नुकसान इकोनॉमिक फ्रंट पर होता है। मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आप लोगों को रोजाना 1 घंटे लाइव सेशन सुनाऊंगा, आप सभी लोग मुझे पर सेशन, जैसे हमारे इसमें 200 लोग के आसपास लोग देखते हैं, मैं सभी लोगों से कहूं कि भाई आप लोग प्रत्येक सेशन के 10 रुपए मुझे दोगे। मैं आपको 1 घंटे सेशन लूंगा और 10 रुपए आप में से हर आदमी मुझे देगा। तो 10 × 200 कितना हो गया? 2000 रुपए। 1 घंटे काम करने के 2000 रुपए अगर मुझे फ्री के मिल रहे हैं मान लो, तो 1 महीने में कितने मिलेंगे? 60,000 रुपए, और 1 साल में मिलेंगे 7,20,000 रुपए। मैं कोई काम क्यों करूंगा? अगर मुझको इसी तरीके से बैठे बैठे मिल जाए 2000 रुपए 1 घंटे के ऐसे बोल लेके, तो मैं कोई काम क्यों करूंगा? आप समझ गए ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, इस तरह की जो क्रियाएं हैं, उनमें लोग इनको समझते नहीं है, और यही एक बड़ा कारण है। ये बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। लोगों ने इसको, किसी ने और चीजों से जोड़ रखा है। मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं, इससे कंप्लीटली इकोनॉमिक फेनोमेना, ये आर्थिक समस्या है। और किसी भी समाज का अर्थतंत्र कमजोर हो जाए, आप चाहे घर में 10 लोग हैं मजबूत जो है लाठी वाले, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है
अगर आपके पास अर्थ कमजोर हो गया, फाइनेंशियली आप वीक हो गए, तो आपकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। फिर आप ना तो अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, ना अपने बच्चे को दिल्ली में कोटा में भेज के उसकी फीस भर पाएंगे, ना उसको आप तैयारी करा के आईएएस या डॉक्टर बना पाएंगे। आपके सामने समस्या शुरू हो जाएगी। तो ये जो चक्र है, ये बेसिकली इकोनॉमिक फेनोमेना है और लोग अभी इसी बात को नहीं समझ रहे। मैं जो लोगों से जोर दे के कह रहा हूं कि आप ये समझिए कि ये बेसिकली आर्थिक चक्र है जो आपको एक गरीबी से निकाल के दूसरी गरीबी से तीसरी गरीबी के चक्र में घुमा रहा है। लोग उन बातों को धर्म से जोड़ करके अनावश्यक उसका उल्टा अर्थ निकालते हैं और वो ये नहीं देखते कि इसके पीछे कितना बड़ा अर्थतंत्र है। जैसा मैंने कहा कि अभी लॉकडाउन शुरू हुआ तो लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, सारी फैक्ट्री, सारी कंपनी, सब कुछ बंद हो गए थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सरकार ने निर्णय लिया कि दारू के ठेके खुलवाए जाएं। सरकार ने कहा कि शराब के ठेके खुलवाए जाएं, तो शराब के ठेके खुलेंगे। आप बताइए, इससे क्या लोगों की सेहत में सुधार होगा? क्या इससे किसी गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? क्या इससे किसी गांव में शिक्षा का स्तर विकसित होगा? नहीं। तो तर्क करने की क्षमता मनुष्य को अपने अंदर से विकसित करनी चाहिए। ये समाज की जिम्मेदारी होती है कि समाज तर्क को अपने अंदर से जन्म दे। दुनिया में बहुत सारी चीजें गलत चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पिताजी और हमारे दादाजी और हमारे परदादाजी वो गलत चीजों को मानते चले आ रहे थे तो हम लोग भी उनको फॉलो करते चले जाएं। शिक्षा आपको यही अवसर देती है कि आप पढ़ लिख करके उन चीजों पर मंथन करें, उन चीजों पर चिंतन करें और जो कुछ भी अनुपयोगी है, जो कुछ भी रीजनेबल नहीं है, उन सब चीजों को त्यागना, उनमें सुधार करना, ये हमारा दायित्व होता है। और यही चीजें आपको शिक्षा सिखाती है और लोगों ने उसमें दूसरे पहलुओं को ढूंढ करके एक तरीके से वो विरोध करने लगते हैं। जबकि मैं लोगों को समझा रहा हूं कि इसकी अर्थव्यवस्था को समझिए, इसके अर्थतंत्र को समझिए, इसके पीछे बहुत बड़ा आर्थिक शोषण है। लोगों ने दूसरे तरीके से चीजों को, और हमारे अपने ही जो जानने वाले अच्छे खासे लोग हैं, बल्कि जिनको हमसे तर्क करना चाहिए, वो लोग हम लोगों को अपना शत्रु मान लेते हैं। जबकि मैं उनसे कहता हूं कि इसके पीछे बहुत बड़ा आर्थिक शोषण है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी काम करती है जो आपको, आपके समाज को, आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रही है। और आप जब तक उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं करेंगे, आप जब तक उस पर सवाल खड़े नहीं करेंगे, आप जब तक उसके बारे में मंथन और विमर्श नहीं करेंगे, उसके समाधान नहीं मिलेंगे। और ये सब हमें ही करना होता है, ये सारी चीजें हमें खुद करनी होती हैं। जैसा मैंने कहा कि लॉकडाउन में शराब के ठेके खुले, लोगों की भीड़ बढ़ी, बहुत से लोगों को कोरोना हो गया, बहुत से लोग शराब पी के घर में लड़ेंगे, दिक्कत आई। यानी आप पैसे देकर के समस्या को खरीद रहे हैं। और कई बार लोग कहते हैं ना कि हमेशा ये जो सुधार है वो विद इन सोसाइटी होता है। सुधार हमेशा समाज के अंदर से आरंभ होता है और उसकी पहली श्रेणी है मनुष्य के अंदर से स्वयं। अगर मनुष्य के अंदर से सुधारात्मक प्रक्रिया आरंभ हो जाए तो वो प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ते हुए परिवार तक जाती है और परिवार से बढ़ते हुए समाज तक जाती है। वो उसकी इकाई है उसको सुधारने की। जबकि जो लोग उसको सरकार से जोड़ते हैं वो उन्होंने अभी देखा होगा कि क्या हालत रही है लोगों की। इसलिए हम लोगों को कई बार चर्चा की है इस विषय पर कि भाई इसकी अर्थव्यवस्था को समझिए, इसके अर्थतंत्र को समझिए। अंग्रेज भारत में आए, हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत की विजय, अंग्रेजों ने मैसूर को हराया, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया, अंग्रेजों ने अवध को हराया, अंग्रेजों ने बंगाल को हराया। इन सारे लोगों को हराने के पीछे अंग्रेजों का मकसद क्या था? क्या हिंदुस्तान इंग्लैंड से ज्यादा सुंदर देश था उनके लिए? नहीं। उस सबके पीछे एक ही कारण था, आर्थिक शोषण। उसके पीछे एक ही कारण था कि भारत की धन संपत्ति संपदा को ले जाना यहां से, यही कारण था। दुनिया की सारी व्यवस्थाओं के मूल में होता है अर्थ, सारी व्यवस्थाओं के मूल में अर्थ होता है। और हम लोग समस्याओं की तुलना करते करते कभी भी उस समस्या के मूल में छुपे हुए आर्थिक तंत्र को नहीं जानते। हम लोग क्या है, हम लोग ये बोलते हैं, मैंने पाखंडों पर सवाल खड़ा किया तो लोगों को लगता है कि मैं धर्म के खिलाफ हो गया। भाई अगर कोई भी ऐसा प्रक्रिया जो हमारे घर में, मेरा भाई मान लो खेती करता है, मेहनत मजदूरी करता है, पसीना निकालता है, 6 महीने में गेहूं पैदा करता है और उस गेहूं से वो बेच करके उसके पास कुछ पैसा आता है, उस पैसे को मेरा भाई घर बनाने में लगाए या अपने बच्चों की फीस में लगाए या अपने लिए बढ़िया खाना खाए, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन वो अगर 6 महीने मेहनत करने के बाद उस पैसे के, जो पैसा गेहूं बेच के उसने लाया और उसने लगा दिया किसी पाखंड में, कैसे स्वीकार होगा?
तो हम लोगों को उन चीजों की बात करते हैं जिनके माध्यम से आपका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण उसमें छुपा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी इस तरह की, और मैंने कहा रूढ़ियां और परंपरा चैलेंज करने के लिए होती हैं। किसी व्यक्ति को शायद लगता होगा हमेशा रूढ़ियां और परंपराएं अगर अप्रासंगिक हैं तो वो चैलेंज करने के लिए होती है। दुनिया भर में लोगों ने उनको चैलेंज किया है और हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो उसको चैलेंज करे। अगर आप रूढ़ियों को, परंपराओं को जो मानव के हित में नहीं है, अगर आप उनको चैलेंज नहीं करते तो आप यकीन मानिए, आज आप कह सकते हो इस बात को कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे आप चल करके देखोगे कि आपकी आने वाली पीढ़ियां जब आप वृद्धावस्था में होगे तब वो आपसे सवाल जरूर पूछेंगी कि हमारी जो घोर गरीबी है और व्यापक हमारा जो शोषण है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और आज की पीढ़ी सवाल नहीं करेगी, कल की पीढ़ी सवाल करेगी, कल की पीढ़ी सवाल नहीं करेगी तो परसों की पीढ़ी सवाल करेगी। लेकिन लोग सवाल जरूर करेंगे। गलत परंपराएं, गलत रूढ़ियां, गलत प्रथाएं केवल आपके अज्ञान के कारण जिंदा रहती हैं। जिन समाजों में जितनी ज्यादा अज्ञानता, कूपमंडूकता, अंधविश्वास भरा हुआ है, वहीं पर वो गलत परंपराएं सरवाइव करती है। जैसे जैसे ज्ञान का उदय होता है, जैसे जैसे शिक्षा का उदय होता है, वैसे वैसे वो गलत परंपराएं, गलत रूढ़ियां समाप्त होती चली जाती है। क्लियर? सो एक ये थोड़ा सा विमर्श था और हमारा ये प्रयास रहता है। देखिए अभी एक मैंने 10-15 मिनट का एक सेशन लिया था जागो लोधी समाज ग्रुप में, तो वहां पर मुझे कई लोगों ने मैसेज किया कि सर आप उस ग्रुप में नहीं आते, थोड़ा सा उस ग्रुप में भी लीजिए। मैंने कहा उस ग्रुप में एजुकेशन की बातें बहुत कम होती हैं, चलो मैं फिर भी आता हूं। मैं उस ग्रुप में आया, केवल 40 या 45 लोग लाइव आए। कितने लोगों में से? 1,43,000 लोग हैं जागो लोधी ग्रुप में, उसमें से केवल 40 लोगों ने वो सेशन, मेरा 10-15 मिनट का सेशन ज्वाइन किया। अब आप देखिए उसमें ज्ञान के प्रति लोगों की कितनी उत्कंठा है ही नहीं। कहने के लिए 1,43,000 लोग हैं, लेकिन उनमें से केवल 40 लोग आए और उसमें से ज्यादातर लोग वो थे जो इस सेशन को यहां भी देखते हैं। और अभी आप जो देख रहे हैं इस सेशन में अभी 190 लोग जुड़े हुए। कितने लोगों में से? केवल 2000 लोग हैं इस फेसबुक पेज पर। इस फेसबुक पेज पर केवल 2000 लोग हैं, उसमें से 190 लोग, 200 लोग इसको देख रहे हैं। और वहां 1,43,000 में से केवल 35 या 36 लोग उसको देख रहे थे। तो जो ये हमारा जो सुसुप्तावस्था है, जो हम मतलब सोए रहते हैं, आप टिकटॉक वीडियो डाल दीजिए, आप किसी हीरो हीरोइन का छोटा सा ऑडियो वो डाल दीजिए, डांस डाल दीजिए, आप कुछ भी इंटरटेनमेंट की चीज डाल दीजिए, धर्म को लेकर के उन्माद फैलाने वाली कोई भी चीज आप डाल दीजिए, या कोई भी नेता का फोटो या पॉलिटिकल पोस्ट आप डाल दीजिए, उस पर फटाफट से बहुत सारे लोग आ जाएंगे। सो ये क्या है? हम प्रज्ञावान सोसाइटी के बजाय, हम ज्ञानवान समाज के बजाय कैसे समाज बन रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड। एक ऐसा समाज जिसमें हम सिर्फ चीजों का अनुसरण कर रहे हैं, हम कभी अपने मस्तिष्क का, तर्क वितर्क का प्रयोग नहीं कर रहे। हम ना कोई विचार कर रहे हैं, ना विमर्श कर रहे हैं, ना हम तर्क कर रहे हैं। हम क्या है? ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। तो ब्लाइंड जो फॉलोअर्स होता है, आप लोग जानते हो कि भेड़ जो होती है, भेड़ ब्लाइंड फॉलोअर्स होती है। तो जंगली कुत्ते आप जानते होंगे कि जो राजस्थान वगैरह से जो भेड़ लेके आते हैं गर्मियों के दिनों में उत्तर प्रदेश में और इधर, तो उसके साथ में 3 या 4 जो है उसमें जंगली कुत्ते होते हैं उनके साथ, ऐसे मतलब खतरनाक किस्म के। और उन कुत्तों का काम क्या होता है कि वो कुत्ते हजारों भेड़ों को एक दायरे में सीमित कर देते हैं। किसमें? एक दायरे में, कि इसी दायरे के अंदर अंदर सारी भेड़ें रहेंगी और एक कुत्ता आगे आगे जाएगा और वो सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे चली जाएगी। कहाँ जाएगी पता नहीं है। तो क्यों? क्योंकि जब हम अपने प्रज्ञा को बंद कर देते हैं, जब हम अपने विजडम को बंद कर देते हैं, तब आप देख रहे होंगे कि आपके समाज की स्वाभाविक प्रवृत्ति रुक जाती है। और इसके लिए कोई एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, आपको दुनिया के किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी गांव में जाकर के अगर आपको लगता है कि उस गांव में 80% लोग गरीब हैं, उस गांव में 80% लोगों के पास बेहतर एजुकेशन नहीं है, तो आप उसका पैमाना वहां से ले सकते हैं कि समस्या बहुत गंभीर है, इसका चिंतन करना पड़ेगा, इस पर मंथन करना पड़ेगा। अमेरिका जैसा देश, अमेरिका जैसा देश जो 1776 में आजाद हुआ, भारत का इतिहास 5000 साल पुराना है। इंडिया इज अ 5000 ईयर ओल्ड कंट्री। हमारा इतिहास 5000 साल पुराना है और अमेरिका 1776 में आजाद हुआ। अभी 2020 चल रहा है, यानी 250 साल के अंदर वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया। चाहे इकोनॉमी में ले लो, चाहे एजुकेशन में ले लो, चाहे इंफ्रा में ले लो, हर जगह कैसे बन गया?
क्योंकि वहां के लोगों ने रूढ़िवादिता को त्यागा, वहां के लोगों ने गलत परंपराओं को, गलत मान्यताओं को चैलेंज किया। वहां पर लोगों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, शिक्षा पर ध्यान दिया, मानवता, समानता और भाईचारे पर ध्यान दिया। इसी कारण से उन देशों ने तरक्की की। और हम लोगों के सामने अगर कभी हम इस तरह की बात कर दें तो अपने बीच में से जो लोग हैं वही लोग उस पर सवाल खड़े कर देंगे आपके ऊपर कि आप उसके खिलाफ है, आप उसके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि हम तर्क करना नहीं चाहते। हम क्या है, अंध आस्था को स्वीकार करते चले जा रहे हैं, हम अंध आस्था को मानते चले जा रहे हैं। और जब तक हम अंध आस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे, कोई भी हो, मैं तो ये कहता हूं कि अंधभक्त आप भगवान के भी मत बनिए, अंधभक्त भगवान के भी मत बनिए, क्योंकि भगवान के बारे में भी लोगों का नजरिया अलग अलग है। और दुनिया भर में बहुत बड़ी आबादी नास्तिक लोगों की है, दुनिया भर में। तो कभी भी किसी भी चीज को लेकर के अंधश्रद्धा और अंधभक्ति हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जिस समाज के अंदर अंधभक्ति और अंधश्रद्धा आती है उसका पतन हो जाता है। आपने देखा है कि लाखों हजारों की संख्या में भेड़ों को दो कुत्ते लीड करते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि भेड़ अपने विवेक का इस्तेमाल कर ही नहीं सकती हैं। उनको इस तरीके से ट्रेंड कर दिया जाता है कि वो दो कुत्तों के पीछे पीछे, या भेड़ में जो भेड़ वाला होता है उसके एक लाठी लेके चलता है, उसके पीछे पीछे चलती रहती हैं। और अगर आप इसको झकझोरने का, जगाने का प्रयास करोगे तो अपने ही बीच में से ऐसे लोग जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने कोई रिसर्च नहीं की है, किसी चीज के बारे में गहराई से नहीं पढ़ा है, लेकिन वो आपके ऊपर सवाल खड़े कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको विरोध करना है। विरोध क्यों करना है? उसके पीछे कोई कारण नहीं है, लेकिन उनको विरोध के लिए विरोध करना है। कई बार मैं लोगों से कहता हूं कि आप बुद्ध को पढ़िए। बुद्ध को पढ़ने के पीछे, गौतम बुद्ध को पढ़ने के पीछे लोगों को मेरा आग्रह केवल ये रहता है कि गौतम बुद्ध को पढ़ने से आपके अंदर से तृष्णा समाप्त होती है, आपके अंदर से ईर्ष्या समाप्त होती है, आपके अंदर जो घृणा भरी हुई है, आपके अंदर जो लोगों के प्रति दुर्भावना भरी हुई है। गौतम बुद्ध ही एकमात्र ऐसे दार्शनिक हैं जिनको पढ़ने से आपके अंदर से ये चीजें बाहर निकलती हैं। गौतम बुद्ध क्या है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। गौतम बुद्ध को अंगुलीमाल नाम का डाकू मिला। उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें मार के और तुम्हारी उंगली काट के जो है गले में डालूंगा, क्योंकि वो हर आदमी को मारने के बाद उसकी उंगली काट करके गले में माला बना के डाल लेता था, अंगुलीमाल। गौतम बुद्ध ने उसको शांति का इतना अच्छा पाठ पढ़ाया कि वही गौतम बुद्ध का भक्त बन गया अंगुलीमाल, और उसने अपराध छोड़ दिए। तो हम लोगों को मनुष्य के जो अंदर जो विकार पैदा हो जाते हैं, जिसमें उसके अंदर ईर्ष्या है, जैसे मान लीजिए किसी को लगता है कि अमरपाल जी के जो है बहुत सारे लोग फॉलोअर्स हैं, इनको लोग बहुत पसंद करते हैं, तो हम तो इनका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी है। तो वो मैंने उसका नुकसान नहीं किया, कोई भी अहित नहीं किया है, लेकिन आपके अंदर क्या है, एक विकार पैदा हो गया है जिसको हम लोग ईर्ष्या कहते हैं, जिसको हम लोग घृणा कहते हैं। और जब हम बुद्ध जैसे महान विचारकों को पढ़ते हैं तो हमारे मन में ठहराव आता है, हमारे अंदर शांति आती है, हम सामने वाले व्यक्ति को भी मानव के रूप में देखते हैं। और जब हम सामने वाले को मानव के रूप में देखते हैं तो हमारे अंदर प्रेम पैदा होता है, भाईचारा पैदा होता है, व्यवहार पैदा होता है, शांति पैदा होती है, मानवता पैदा होती है। इसलिए बार बार जोर दे दे करके मैं लोगों से इंसिस्ट करता हूं कि आप ऐसे महान लोगों को पढ़िए जिनको पढ़ने से आपके विकार दूर हों। अगर आपके अंदर नफरत भरी रहेगी, अगर आपके अंदर घृणा भरी रहेगी, अगर आपके अंदर एक तरीके से दूसरों के प्रति प्रतिशोध भरा रहेगा, तो आप अपने जीवन में खुद जलते रहेंगे, आप हमेशा चिंता और अवसादग्रस्त रहेंगे, आप कभी सुखी और अपने आप में शांत नहीं हो सकते। और ऐसा जीवन अपने आप में एक तरीके से निरर्थक है, जिसमें आप दूसरों के प्रति अवसाद लेके जीते रहो। इसलिए मैं कहता हूं लोगों से कि पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब अनुभूतियां होंगी। क्लियर? सो चलिए, हम लोग 2-3 पोस्ट थी उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस किया। और नहीं, निंदा अलग चीज है, निंदा करना अलग विषय है। देखिए, मेरा आपसे ये मानना है कि हम सब लोगों को किसी भी विषय की आलोचना तब करनी चाहिए जब हमें उसके बारे में ज्ञान है। कोई भी व्यक्ति, सोशल मीडिया एक अभिव्यक्ति का प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने विचार व्यक्त करते हैं सभी लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, भारत के 2 बार के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगर उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की किसी नीति पर, या मान लीजिए सरकार की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसको लेकर के 1 सेकंड,
जैसे मान लीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, विद्वान हैं। 1991 की जो भारत में इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी 91 में, उसके सूत्रधार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी भी आर्थिक पहलू पर अगर कोई अपनी राय या अपना विचार रखते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात तो वो भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, दूसरी बात वो दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, भारत के नहीं दुनिया के, रिसर्च होल्डर हैं, पीएचडी हैं। अब हम में से कोई भी आदमी फटाफट से जो है फेसबुक पर उनका कोई कमेंट या कोई पोस्ट आई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये कहा है, और हम लग गए उस पर आलोचना करने, गाली देने के लिए कि अरे तुम ये हो। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा लेवल वो नहीं है। हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के आर्थिक ज्ञान को अगर हम चुनौती दें, अगर हम उसकी आलोचना करें, तो ये हमारा स्तर नहीं है। क्या हम लोग उस तरह सोच सकते हैं? क्या उतना अध्ययन हमने किया है? क्या उतनी शिक्षा हमारे पास है? क्या उतना ज्ञान हमारे पास है? ये जो समस्याएं हैं ये किसी भी समाज के लिए बड़ी नुकसानदायक होती है कि हम उन विषयों पर ज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं जिनका ज्ञान हमको नहीं है, और उन विषयों पर हम लोग आलोचना करते हैं या एक तरीके से नेगेटिव निंदा करना शुरू कर देते हैं जिनके विषय में हमें जानकारी नहीं है। तो हमें अपना पक्ष या अपनी राय या कोई मान लीजिए किसी विचार से सहमत नहीं है, कोई आलोचना हमें करनी है, तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या वास्तव में उसके बारे में हमने पढ़ा है, क्या वास्तव में उसके बारे में हमें कोई जानकारी है, क्या हमारा ये स्तर है कि हम उस चीज पर बात करें। क्लियर? तो ये जो सारी चीजें हैं, नहीं तो ये जो सारी चीजें हैं, और इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जो प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा मंच है जहां पर हम लोग आपस में जुड़ने का, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करने का, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी नया हमको अवसर मिलता है, सो उसको हम लोग जाने समझे, ये हमें प्रयास करना चाहिए। इसका कभी भी, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज की एक कीमत है। अगर हम अभिव्यक्ति का दुरुपयोग करेंगे, जो हमें संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 19(1), अगर हम अपनी अभिव्यक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि उसकी कीमत बहुत भारी होगी। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि जो हमारी अभिव्यक्तियां होती हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, वो बड़ी संतुलित होनी चाहिए या उन्हीं विषयों पर होनी चाहिए जिन विषयों के बारे में हम लोग जानकारी और ज्ञान रखते हैं। क्लियर? सो चलिए अब हम लोग आते हैं आज के अपने सेशन पर, और आज के सेशन में हमारा विषय है अंग्रेज मराठा संघर्ष। तो शिवाजी के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे आपसे, और शिवाजी के अलावा हम आपसे एक चर्चा और कर चुके थे। शिवाजी ने एक पद क्रिएट किया था जिसको हम लोग कहते हैं पेशवा। पेशवा बेसिकली एक तरीके से मराठा साम्राज्य का प्रधानमंत्री। तो जो मराठा साम्राज्य था उसमें जो सबसे ऊपर व्यक्ति होता था उसको बोलते थे छत्रपति। जो राजा था, राजा का पद था छत्रपति। तो छत्रपति होता था मराठा साम्राज्य का राजा, और उसकी सहायता करने के लिए शिवाजी ने 8 दिग्गज लोगों का एक समिति गठित की थी, जिसमें प्रधानमंत्री सबसे ऊपर था, उसके नीचे वित्त मंत्री, उसके नीचे सेनापति, इस तरीके से बहुत सारे मंत्री थे, जो 8 लोगों का एक समूह था। उसी में से शिवाजी ने एक पद क्रिएट किया था जिसको हम लोग पेशवा कहते हैं। पेशवा बेसिकली फारसी भाषा का शब्द है। पेशवा फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्रणी, यानी जो व्यक्ति सबसे आगे चलता है, जो व्यक्ति सबसे आगे रहता है, उसका अर्थ है पेशवा। और पेशवा के पद को क्रिएट किया था शिवाजी ने। और शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था शाहूजी, छत्रपति शाहूजी के समय बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया 1713 ईस्वी में। और आगे चल करके शाहू का ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो धीरे धीरे बालाजी विश्वनाथ के हाथ में ही सत्ता आती चली गई। और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद 1720 ईस्वी में बाजीराव प्रथम, जिसको महान पेशवा कहा जाता है, ही वॉज द ग्रेटेस्ट पेशवा, जो बाजीराव प्रथम था वो ग्रेटेस्ट पेशवा था, उसको पद मिला, वो बालाजी विश्वनाथ का बेटा था। और उसके बाद क्या हुआ कि पेशवा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया, यानी कि बालाजी विश्वनाथ के बाद उनका बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, उस मतलब प्रधानमंत्री मतलब पेशवा। उसके बाद बाजीराव के बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा। तो कुल मिलाकर के पेशवा का जो पद था वो क्या हो गया, वंशानुगत हो गया।
मतलब पिता के बाद पुत्र को ये पद मिलेगा। तो मराठाओं ने सबसे ज्यादा जो प्रोग्रेस की थी, मराठा साम्राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना था वो बाजीराव के समय। बाजीराव जो था, बाजीराव प्रथम, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने 40 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी मराठाओं के लिए और सभी लड़ाइयां वो जीता था। तो मराठाओं का सबसे बड़ा योद्धा था बाजीराव। बाजीराव को लेकर के आपने फिल्में भी देखी होंगी, बाजीराव मस्तानी, या बाजीराव को लेकर के आपने टीवी पर सीरियल भी देखे होंगे। तो बाजीराव एक महान पेशवा था जिसके नेतृत्व में मराठाओं ने अपना झंडा अटक से लेकर कटक तक पहुंचा दिया था। उसके बाद क्या हुआ आगे कि बाजीराव प्रथम के बाद और अनेक मराठे, अनेक लोग पेशवा बने। मैं आपको एक लिस्ट में से नाम बताता हूं और इन्हीं बाद के पेशवाओं के समय अंग्रेजों के साथ इनका संघर्ष शुरू हो जाएगा। अंग्रेजों की कहानी आपने पढ़ी होगी। अंग्रेजों के समय क्या था कि अंग्रेज भारत में अवध को हरा चुके थे, एक तरीके से अपने कब्जे में ले चुके थे। बंगाल वो जीत चुके थे और मैसूर भी लगभग उनके नियंत्रण में था। फ्रांसीसियों को पराजित कर चुके थे। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि भारत में सबसे ज्यादा ताकतवर कोई शक्ति है वो मराठे हैं, और जब तक मराठों को हम नहीं हराएंगे तब तक हम हिंदुस्तान पर अपना कब्जा नहीं कर सकते। तो ये केवल समय का ही इंतजार था कि कब अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध होगा, लेकिन ये तय था कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में संघर्ष होना ही है। क्यों? क्योंकि मराठों की महत्वाकांक्षा थी कि हम पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर ले, और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा थी कि हम धीरे धीरे करके भारत के सारे राजाओं को हरा करके दिल्ली के तख्त पर बैठ जाएं। तो दोनों की महत्वाकांक्षा है। शुरुआत कहां से होगी उसकी हम चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से पेशवा थे। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद उसका बेटा बाजीराव प्रथम, उसके बाद बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव, और माधवराव के बाद पेशवा बना था नारायण राव। बेसिकली माधवराव जब पेशवा था तो आपको याद होगा 1761 में एक युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध पानीपत का। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली जो अफगान था उसने मराठों को हरा दिया। उस समय मराठों का जो पेशवा था उसका नाम था पेशवा माधवराव। तो 1761 में माधवराव पेशवा था। उसके बाद 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ, नारायण राव गद्दी पर बैठा, और जो अंतिम महत्वपूर्ण पेशवा था उसका नाम था बाजीराव द्वितीय। तो जो ये नारायण राव है, इसी के समय से अंग्रेज और मराठों की समस्याएं आरंभ होंगी, और किस तरीके से होंगी उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। बालाजी पेशवा किसका पुत्र था? बाजीराव का पुत्र था। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि किस तरीके से मराठा साम्राज्य और अंग्रेज आपस में एक दूसरे के सामने आ गए। जैसा मैंने कहा कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे बुरी तरीके से हार गए। हारने के बाद अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि मराठे अपराजय नहीं है। मराठों से भिड़ने में अंग्रेज थोड़ा डरते थे, लेकिन जब पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे बुरी तरीके से हार गए तो अंग्रेजों को यह भरोसा हो गया कि मराठों को भी हराया जा सकता है। अब देखिए ट्विस्ट कहां से आता है कहानी में, थोड़ा सा बैकग्राउंड में, और उसके बाद हम देखेंगे कैसे झगड़े हुए। जो 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई, जो पेशवा माधवराव था उसकी 1772 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि उसका भाई नारायण राव, जो माधवराव का भाई है नारायण राव, गद्दी पर बैठा। 1773 में क्या हुआ, 1772 में वो गद्दी पर बैठा, और 1773 में नारायण राव का उसी के महल में उसी के अंगरक्षकों ने उसकी हत्या कर दी। नारायण राव की हत्या उसी के महल में उसी के अंगरक्षकों ने कर दी 1773 ईस्वी में। और जब उसकी हत्या हो गई तो अचानक से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है रघुनाथ राव, जिसको हम लोग राघोबा के नाम से भी जानते हैं। रघुनाथ राव अपने आप को पेशवा घोषित कर देता है, लेकिन नारायण राव की जो विधवा थी गंगाबाई, नारायण राव की विधवा गंगाबाई से एक पुत्र का जन्म हो जाता है इसी दौरान। तो अब देखिए दो उत्तराधिकारी हो गए। रघुनाथ राव ने तो अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया, लेकिन सत्ता का वैध उत्तराधिकारी कौन है? सत्ता का वैध उत्तराधिकारी है
नारायण राव का पुत्र जो पैदा हुआ उसका नाम रखा सवाई माधवराव नारायण। सवाई माधवराव नारायण उसका नाम रखा उस बच्चे का। अब देखिए मराठा सरदारों में इस बात के लिए ठन जाती है कि कौन पेशवा होगा। रघुनाथ राव कहता है कि मैं पेशवा रहूंगा, लेकिन जो छोटा बच्चा था माधवराव, सवाई माधवराव नारायण, मराठा सरदार उसके पक्ष में आ जाते हैं कि नहीं, ये बच्चा ही हमारा पेशवा होगा। और इस तरीके से दोनों में ठन जाती है। वहां पर एक व्यक्ति आता है निकल के जिसका नाम था नाना फडणवीस। आपने अभी सुना होगा, महाराष्ट्र में अभी एक मुख्यमंत्री थे पहले, अभी उद्धव ठाकरे से पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था देवेंद्र फडणवीस। सुना होगा आप लोगों ने। तो वही फडणवीस टाइटल के एक पेशवा के सरदार थे जिनका नाम था नाना फडणवीस। और नाना फडणवीस ने क्या किया कि सरदारों का एक गुट बना करके उस बच्चे को पेशवा घोषित कर दिया। और उन्होंने कहा कि जो ये रघुनाथ राव है इसको यहां से भगाया जाए। रघुनाथ राव क्योंकि वो अपने आप को पेशवा मानता था, उसको ये बात पसंद नहीं आई और वो जाके मिल गया अंग्रेजों से। यहां से शुरू होती है अंग्रेजों की एंट्री मराठों में। तो मराठों में जो आपस में जो थोड़ी सी अव्यवस्था हुई थी, इसके कारण से अंग्रेजों को अवसर मिल गया मराठों के मामले में दखल देने का। अब क्या हुआ, जो रघुनाथ राव है, रघुनाथ राव भाग करके कहाँ गया, अंग्रेजों के पास। और अंग्रेजों में जाकर के उसने अंग्रेजों से मदद मांगी। और इस दौरान सूरत में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई। सूरत में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई सन 1775 में, 1775 में। और इसी को इतिहास में सूरत की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि में क्या हुआ, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से कहा कि तुम मुझे पेशवा बनवा दो तो मैं तुम्हें सालसेट और बसीन, बंबई के पास एक बसीन नाम का स्थान है, मैं सालसेट बसीन तुम्हें दे दूंगा और भी बहुत सारे एरिया का राजस्व वसूल करने का अधिकार मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे पेशवा बनवा दो। अंग्रेजों को मौका मिल गया। लेकिन अंग्रेजों की क्या थी, इस समय भारत में दो अंग्रेजों की सत्ताएं चलती थी। पूरे भारत को अंग्रेज जहां से डील करते थे वो जगह थी कोलकाता, यानी कलकत्ता जिसको पहले बोलते थे। अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था बेसिकली वो बैठता था कलकत्ता। और उनकी दो प्रेसिडेंसी और थी, एक बंबई और एक मद्रास। तो बंबई की अपनी अलग प्रेसिडेंसी थी, लेकिन बंबई और मद्रास दोनों ही कलकत्ता के अधीन आती थी। तो एक तरीके से क्या था, कलकत्ता सुपीरियर बॉडी थी। तो जो रघुनाथ राव गया उसने बंबई के साथ संधि की, जो अंग्रेज बंबई में थे, यानी बंबई का जो उनका गवर्नर था उससे उसने संधि कर ली। और उसने कहा ठीक है हम तुमको पेशवा बना देंगे। और उसके बदले में उन्होंने कहा कि 2500 जो सैनिक हैं वो रघुनाथ राव की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों की तरफ से जाएंगे। अब देखिए लफड़ा क्या हुआ कि बंबई ने तो पारित कर दिया ये संधि, और लेकिन कलकत्ता की परिषद ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। जो कलकत्ता था, जैसे मैंने कहा ना, अंग्रेजों का हेडक्वार्टर था कलकत्ता, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। और उस समय वहां पे कर्नल आपटन नाम के एक आदमी को भेजा गया कि तुम जाओ पेशवा से मिलो पुणे में और दोबारा संधि करो, हम इसको स्वीकार नहीं करते। तो कर्नल अपटन वहां पे आता है और वो सूरत की संधि को रिजेक्ट कर देता है, वो सूरत की संधि को नहीं मानता। और वो जो पेशवा जो बच्चा था माधव नारायण राव, उसके साथ में वो संधि करने की बात करता है। और उसमें ये कहता है कि राघोबा को अपना पद छोड़ना पड़ेगा और उसको उसकी पेंशन दी जाएगी। यानी एक तरीके से अंग्रेजों ने अपना पाला बदल लिया और वो असली पेशवा के पास चले गए कि ठीक है हम तुमसे संधि करते हैं, रघुनाथ राव की कोई सहायता नहीं की जाएगी, उसको हटा करके उसको केवल पेंशन दी जाएगी। अब बंबई की जो परिषद थी उसने इसको मानने से इनकार कर दिया। तो कलकत्ता की तरफ से जो संदेश आया था कि भाई ये इस तरह की संधि करना, बंबई के अंग्रेजों की जो सरकार थी, बंबई की परिषद ने इसको मानने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में क्या है, अंग्रेजों के बीच में आपस में तनाव हो गया। बंबई वाले कह रहे हैं हमारी बात मानो और कलकत्ता जो सुप्रीम बॉडी थी वो कह रही है हमारी बात मानो। खैर आगे चल करके क्या हुआ, 15 मार्च सन 1775 को कर्नल कीटिंग के आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने सूरत से पुणे की ओर कूच कर दिया। मतलब अब उनको लग गया कि मामला बनेगा नहीं, तो अंग्रेजों की एक सेना ने सूरत से पुणे की तरफ कूच कर दिया कि हमको हमला करना है। और 18 मई 1775 को एक झड़प हुई जिसमें एक मराठा सरदार था फड़के, वो मारा गया और उसके साथ में 96 अंग्रेज सैनिक और करीब करीब 150 मराठे उसमें मारे गए।
ये पहली लड़ाई थी अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो गुजरात में हुई, जिसको हम लोग कहते हैं अदास की लड़ाई। अदास एक जगह है कोई गुजरात में, शायद बम्बई से ऊपर किसी एरिया में पड़ती होगी जहाँ गुजरात स्टार्ट होता है। तो इस लड़ाई के बाद ये मोर्चा खुल गया कि अब जो है पुणे का जो पेशवा, अच्छा पेशवा पुणे में रहता था, हमेशा याद रखना पेशवा का जो हेडक्वार्टर था वो पुणे था। अब ये तय हो गया कि पेशवा उलझेगा जरूर, पुणे वाला भी और इधर का भी और अंग्रेज, क्योंकि अब उनका हस्तक्षेप शुरू हो चुका था। आगे चल करके वॉरेन हेस्टिंग 1784 में भारत का गवर्नर जनरल बना, नहीं 1774 में, आई थिंक चेक कर लीजिएगा एक बार आप, 1774 है शायद। वॉरेन हेस्टिंग क्या था, वॉरेन हेस्टिंग ने इस बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई और उस लड़ाइयों में कभी मराठे कभी अंग्रेज कभी मराठे ये जीतते रहे। पर 1782 की लड़ाई में अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान हुआ और एक संधि के लिए दोनों पक्ष सहमत हो गए 1782 में, जिसको हम लोग इतिहास में कहते हैं सालबाई की संधि। सालबाई एक जगह पड़ती है, सालबाई कहाँ पर है, ग्वालियर से 32 किलोमीटर दूर एक जगह है सालबाई। ये जो आज का जो ग्वालियर है, झांसी है, विदिशा है, दतिया है, इंदौर है, ये सब भी मराठों के अधीन था। ये सारा का सारा जो एरिया है वो सब मराठों के अधीन था। तो 1775 में उस गुजरात वाले लड़ाई के साथ में पहले मराठा युद्ध की शुरुआत हो गई और ये युद्ध लगभग 7 साल चला, 1775 से लेकर 1782 तक। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 1782 में सालबाई के स्थान पर इनके बीच में संधि हुई और कोई बहुत बड़ा कोई निर्णय इस लड़ाई में नहीं निकला। नुकसान दोनों तरफ का हुआ, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान किसी भी पक्ष का नहीं हुआ। 7 साल कशमकश करने के बाद यह युद्ध समाप्त हो गया सालबाई की संधि के साथ। तो कभी अगर ये सवाल आता है कि पहला मराठा युद्ध कब हुआ था, तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध यानी पहला अंग्रेज मराठा युद्ध सन 1775 से लेकर के 1782 तक हुआ था और इस युद्ध में सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, जिसके कारण से ये युद्ध समाप्त हो गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से महादजी सिंधे और अंग्रेजों की तरफ से एंडरसन नाम के व्यक्ति ने दस्तखत किए थे इस संधि पर। बाद में उनके अपने अपने जो पेशवा और जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद ये पहला युद्ध समाप्त हो गया। अब इस युद्ध में क्या हुआ, इसमें अंग्रेजों को लग गया कि मराठों को अभी नहीं हराया जा सकता, क्लियर, और मराठों को भी लग गया कि अंग्रेज जो है मजबूत है लेकिन अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो एक तरीके से इस युद्ध में दोनों को ये मालूम पड़ गया कि दोनों ताकतवर हैं, तो दोनों ने एक दूसरे से बचने का प्रयास करना शुरू कर दिया। सालबाई की संधि के बाद अंग्रेजों ने अपना ध्यान किस पे लगाया, टीपू सुल्तान पे। आपने देखा है कि अंग्रेजों ने 1784 में टीपू से वो लड़ाई जीत ली, एक श्रीरंग जहाँ पे मंगलोर की संधि हुई थी। उसके बाद 1790-92 में टीपू से उन्होंने फिर लड़ाई की और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई उसमें, और 1799 में टीपू से फिर लड़ाई की जिसमें टीपू मारा गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि दूसरे जो उनके दुश्मन थे, जैसे मैसूर था, हैदराबाद था, ऐसे जो छोटे छोटे दुश्मन थे या अवध था, इन पे अपना हिसाब किताब इनसे करना शुरू कर दिया और इन छोटे छोटे राज्यों को अंग्रेजों ने जीतना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को पता था कि मराठों को छेड़ने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा क्योंकि मराठे लड़ाकू हैं और उनसे हम इतना आसानी से नहीं जीत सकते। 20 साल तक दोनों के बीच में शांति कायम रही, 1782 से लेकर के 1802 तक। लगभग 20 वर्ष तक एक तरीके से शांति का काल रहा मराठा और अंग्रेजों के बीच में। अब उसके बाद क्या हुआ, अब शुरू हुआ 1802 के बाद दूसरा दौर, जिसको हम लोग कहते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1803 में शुरू होकर के 1805 तक चला। तो सालबाई की संधि के 20 साल तक शांति रही और उसके बाद ये शांति भंग हो गई। कैसे भंग हुई मैं आपको बताता हूं। पेशवा इस दौरान काफी कमजोर हो गया था और पेशवा को चाहिए था किसी का सहयोग। पेशवा ये चाहता था कि कोई मेरी रक्षा करे। पेशवा कमजोर हो गया और मराठे सरदार मजबूत होते चले गए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, शिवाजी जो थे वो मराठा थे, मतलब मराठा जाति से भी थे, और जो पेशवा होता था वो ब्राह्मण होता था हमेशा।
लेकिन साथ ही साथ कुछ मराठा सरदार भी हमेशा होते थे। जब पहले पेशवा बहुत मजबूत हो गया था, जब बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव और बालाजी विश्वनाथ थे, लेकिन आगे चल करके पेशवा इतने मजबूत नहीं रहा और मराठा सरदारों ने अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया। मराठा सरदारों में 4 सरदार बड़े मजबूत होकर निकल के आए। एक तो सिंधिया था, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने ग्वालियर में अपना राज्य कायम किया। एक था होलकर, जिन्होंने इंदौर में अपना राज्य कायम किया। एक थे भोंसले, जो बेसिकली नागपुर और सतारा में थे, और एक था गायकवाड़, जो बड़ौदा में था। तो कुल मिलाकर के ये 4 जो मराठा सरदार थे, ये मराठा सरदार मजबूत होते चले गए और पेशवा कमजोर होता चला गया। 1802 में आते आते पेशवा बना बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा था एक तरीके से, बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। और बाजीराव द्वितीय क्या है, इतना कमजोर हो गया कि उसको चाहिए किसी सरदार का सहयोग। तो उस समय उसको सहयोग देता है कौन व्यक्ति, उसको सहयोग देता है सिंधिया। एक्चुअली क्या हुआ, इससे पहले एक घटना हो गई। जब बाजीराव द्वितीय पेशवा बना तो उसी समय नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई 1800 में। और नाना फडणवीस को मराठों का एक तरीके से बुद्धि कहा जाता था। मतलब मराठों को एक करने का जो काम था, वो सारा का सारा काम करता था नाना फडणवीस। और नाना फडणवीस वृद्ध हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई। तो मराठों के बीच से सूझबूझ गायब हो गई। जो सयानापन था, जो सूझबूझ थी कि सारे मराठों को एक करके रखा जाए, तो मराठों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो सारे मराठा सरदारों को इकट्ठा कर सके। इसी कारण से सारे मराठे सरदार एक दूसरे के खिलाफ अपने आप को मजबूत करने लगे। पेशवा अब अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा। पेशवा को लगा कि मुझे किसी का सहयोग चाहिए, नहीं तो मुझे लोग बेदखल कर देंगे। इसी में क्या हुआ कि पेशवा जो बाजीराव द्वितीय था, उसको मिलता है सिंधिया का साथ। उसको सिंधिया का साथ मिलता है और सिंधिया का संरक्षण वो स्वीकार कर लेता है। कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय। उसके बाद क्या होता है, बाजीराव द्वितीय और सिंधिया ने मिलकर के एक मोर्चा बना लिया और उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर के बाकी जो मराठा सरदार हैं इनको हरा दें, ताकि हमारा अपना राज्य कायम रहे। इस दौरान क्या हुआ कि पेशवा और सिंधिया दोनों लोगों ने होलकर से युद्ध शुरू कर दिया। होलकर से इनका युद्ध शुरू हो गया। होलकर से जब इनका युद्ध हो रहा था तो उसी समय क्या हुआ कि इनकी सेनाएं आपस में लड़ रही थी। पूना में पेशवा लड़ने नहीं गया, पेशवा की सेना गई थी लड़ने के लिए होलकर की सेना से। पर इसी दौरान पेशवा ने एक खुराफात कर दी। पेशवा ने क्या काम किया, होलकर का एक भाई था, होलकर के भाई की पूना में हत्या कर दी। तो जब होलकर के भाई की पूना में हत्या कर दी तो होलकर आग बबूला हो गया। उसने क्या किया, वो पूना की तरफ चल पड़ा सेना लेकर के। अब उसको तो छोड़ दिया लड़ाई को, और वो सेना लेकर के पेशवा पे हमला करने के लिए पूना की ओर चल पड़ा। उसने रास्ते में सिंधिया और पेशवा की दोनों की जो सेनाएं थी उनको हरा दिया और एक तरीके से विजेता की तरह उसने पूना में प्रवेश किया। किसने? होलकर ने। और होलकर ने पेशवा को हटा दिया गद्दी से। और जो रघुनाथ राव था, जिसके समय झगड़ा शुरू हुआ था, याद है आपको, शुरू में पहली लड़ाई में, उसी रघुनाथ राव के बेटे को यानी रघुनाथ राव के पोते को उसने पेशवा घोषित कर दिया होलकर ने। अब देखिए ये जो चीजें हैं, ये सारा संघर्ष मराठों में हो रहा है। अब यहां फिर से अंग्रेजों की एंट्री होगी। अंग्रेजों की एंट्री कैसे होगी कि पेशवा ने एक गठजोड़ बनाया, किसके साथ में? सिंधिया के साथ में। और सिंधिया और पेशवा दोनों को किसने हरा दिया? होलकर ने। तो अब पेशवा को गद्दी भी चली गई। पेशवा को गद्दी से हटा करके होलकर ने रघुनाथ राव के पोते को बना दिया नया पेशवा। तो पेशवा भागा भागा किसके पास गया? अंग्रेजों के पास। तो बेसिकली मराठों ने अंग्रेजों को बार बार अपने आप इनवाइट किया। अंग्रेजों ने मराठों पे हमले नहीं किए। बेसिकली मराठों की गलतियां थी कि मराठे जाते थे अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए और उनको इनवाइट करते थे दूसरे किसी सरदार के खिलाफ। तो यहां पे गलती कौन करता है? पहले गलती की थी पेशवा रघुनाथ राव ने, यहां पर गलती करता है पेशवा बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय जाकर के बंबई के पास एक जगह है बसील, वहां जाकर के मिलता है अंग्रेजों से, कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, और वहां प्रस्ताव रखता है कि भाई मुझे जो है बचाओ कैसे भी करके, जो तुमको चाहिए, राज्य चाहिए, जो चाहिए वो ले लो। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल बन के आ चुका था लॉर्ड वेलेजली। 1798 में लॉर्ड वेलेजली आ चुका था भारत का गवर्नर जनरल बन के। और लॉर्ड वेलेजली क्या था, उसकी एक पॉलिसी थी सहायक संधि। कल हमने चर्चा की थी ना
लॉर्ड वेलेजली एक सहायक संधि लेके आया जिसमें उसने कहा कि अगर तुम्हें खतरा है तो तुम हमारे साथ सहायक संधि कर लो, तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी तो हम लेंगे, लेकिन हमारी सेना तुम्हारे यहाँ रहेगी, पेमेंट तुम करोगे, तुम्हारी विदेश नीति हम चलाएंगे, तुम्हारा जो जितना काम होगा उसको हमारे डायरेक्शन के हिसाब से करना होगा, और हमारा रेजिडेंट तुम्हारे यहाँ पे रहेगा, हमारा एक अधिकारी तुम्हारे महल में रहेगा। अब पेशवा घबराया हुआ था, उसको लग रहा था यार कैसे भी करके जान बच जाए, किसी भी तरीके से जान बच जाए। तो पेशवा ने बसीन की संधि की, किसके साथ में? अंग्रेजों के साथ में। ये बसीन जो जगह है वो बंबई के पास में है बिल्कुल। बसीन की संधि हुई 1802 ईस्वी में, और बसीन की संधि में क्या किया पेशवा ने? 31 दिसंबर 1802 में पेशवा ने बसीन की संधि कर ली कंपनी के साथ में, और कहा कि 6000 अंग्रेज पूना में पेशवा की सेवा में रहेंगे अगर पेशवा पे कोई हमला करता है, लेकिन उनकी तनख्वाह इत्यादि सारी जो सैलरी है वो कौन देगा? वो सारी की सारी सैलरी देगा पेशवा। उसके अलावा अंग्रेजों के संरक्षण में रहेगा पेशवा। यानी पेशवा ने अब क्या है, अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख दी, अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा। उसके अलावा सूरत जो है कंपनी को दे दिया गया, उसके अलावा तमाम और हरजाने, पैसे और क्षेत्र भी कंपनी को दे दिए गए। तो अब देखिए पेशवा क्या था? पेशवा मराठाओं का प्रतीक था, मराठाओं का प्रतीक था पेशवा। और जब पेशवा ने सरेंडर कर दिया तो आप ये मान के चलो कि बाकी लोगों की कितनी औकात होगी, बाकी लोगों की हिम्मत नहीं है। लेकिन फिर भी पेशवा क्या है, उन्होंने ये सोचा कि यार इसमें तो बेइज्जती हो गई, अपमान हो गया। हम आपस में लड़ रहे थे, होलकर और सिंधिया और पेशवा आपस में लड़ रहे थे, और ये अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने हमारे पेशवा को ही जो है बंधक बना लिया एक तरीके से। तो उनका जमीर जागा, उनका राष्ट्र प्रेम फिर से जागा मराठों का, और ये सिंधिया, होलकर वोलकर इन सबने मिलकर के फिर से एक मोर्चा बनाया, और इस मोर्चे में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, जो 1803 से लेकर 1805 तक चला। अब देखिए इसमें क्या हुआ, सिंधिया भी अंग्रेजों से लड़ रहा है, पेशवा भी अंग्रेजों से लड़ रहा है, लेकिन होलकर क्या है, अपने आप को उसने अलग रखा, होलकर ने अपने आप को अलग रखा। अंग्रेज क्या थे, अब तो अंग्रेज इतने ताकतवर हो चुके थे कि जब पेशवा ने बसीन की संधि हमसे कर ली, सहायक संधि, जब पेशवा ही हमारा गुलाम हो गया तो इनकी सिंधिया की इनकी क्या हैसियत है, इनको तो हम हरा ही देंगे। बहरहाल लड़ाई शुरू हुई, और लड़ाई में क्या हुआ, भोंसले एक और था इसमें, भोंसले भी इनके, भोंसले, सिंधिया और पेशवा, इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों से लड़ाई शुरू कर दी। होलकर नहीं लड़ा, होलकर इनके साथ अगर आ जाता तो हो सकता है मराठे जीत जाते, लेकिन होलकर ने अपने आप को तटस्थ रखा। अंग्रेजों ने भाई मौका ढूंढा, और सबसे पहले 1803 में अंग्रेजों ने भोंसले को हरा दिया, जो नागपुर के भोंसले थे, और भोंसले को हरा करके उन पर एक संधि थोप दी जिसका नाम था देवगढ़ की संधि। देवगढ़ की संधि में भोंसले ने सरेंडर कर दिया कि भाई अंग्रेजों तुमसे हम नहीं जीत सकते। उसके बाद उसके 2-3 महीने बाद सिंधिया ने भी पराजित होकर के अंग्रेजों की संधि स्वीकार कर ली, जिसको बोलते हैं सुरजी अर्जुन गांव की संधि। इसको हम लोग कहते हैं सुरजी अर्जुन गांव की संधि, जो सिंधिया ने की अंग्रेजों के साथ। उसके बाद बाजीराव, जो सिंधिया और जो भोंसले थे, इन्होंने जो बसीन की संधि हुई थी पेशवा के साथ 1802 में, उसको मान्यता दे दी। उन्होंने कहा भाई हम भी हार गए, तुम भी हार गए, और हमारा पेशवा पहले ही हार गया है, तो पेशवा के साथ आपने जो संधि की है भैया हम उसको मानते हैं, और ये सब तुम्हारे अधीन। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने सिंधिया को, भोंसले को, पेशवा को, तीनों को सीधा कर दिया। अब बचा अकेला होलकर। होलकर को लगा कि मेरा नंबर नहीं आएगा, अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे, अंग्रेज पड़ गए होलकर के पीछे, और होलकर अंग्रेजों में 1804 में लड़ाई शुरू होगी। होलकर के पीछे पीछे अंग्रेज, आगे आगे होलकर, और होलकर लड़ते लड़ते कभी ग्वालियर पहुंच जाए, कभी फर्रुखाबाद पहुंच जाए, कभी भरतपुर आ गया। भरतपुर उसमें जाटों का राजा था, भरतपुर में जाट राजा था, जाटों के राजा ने, भरतपुर के राजा ने होलकर का साथ दिया। अंग्रेजों ने डीग पे चढ़ाई कर दी। डीग बेसिकली भरतपुर जो जाट राज्य था उसकी राजधानी थी, तो अंग्रेजों ने डीग पे चढ़ाई कर दी। हालांकि अंग्रेज भरतपुर को जीत नहीं पाए, लेकिन इस दौरान क्या, होलकर भाग गया पंजाब की ओर, और होलकर अंग्रेजों के हाथ नहीं आया। तो ये जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में बेलजली की बड़ी किरकिरी हुई होलकर वाले में, कि पूरे होलकर इनके पूरे हिंदुस्तान के मैदान में दौड़ाता रहा, कभी गंगा के मैदान में, कभी यमुना के मैदान में, कभी भरतपुर, और बेलजली सेना लेकर के उसका पीछा करवाता रहा। अंततः होलकर भाग गया। अंग्रेजों का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, केवल एक लाभ था कि सेकंड एंग्लो मराठा वार में अंग्रेज ही विजेता थे, लेकिन होलकर को वो पूरी तरीके से परास्त नहीं कर पाए, इसलिए वेलेजली की बड़ी किरकिरी हुई, और बाद में वेलेजली को बुला लिया गया इंग्लैंड के, भाई तुम वापस आओ। इस तरीके से दूसरा एंग्लो मराठा वार समाप्त हो गया, और अब जो है मराठे केवल नाम मात्र की शक्ति बचे थे, क्योंकि
अंग्रेजों ने सबको हरा के संधि कर ली, सबको हरा के कहा कि ये तुम्हारा एरिया, ये तुम्हारा एरिया, ये तुम्हारा एरिया। अब हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी भी मराठा राज्य बचा रहा। जैसे पेशवा था अभी भी, सिंधिया अभी भी था, भोंसले अभी भी था। वो हार चुके थे, संधि कर चुके थे, लेकिन उनके राज्य अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुए। अब आगे देखेंगे, आगे चल करके 1817 और 1818 के बीच में फिर से एक बार लड़ाई होती है 15 साल बाद, और उसको बोलते हैं तृतीय आंग्लो मराठा वार। 1813 में, हाँ 1813 में एक व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल बन के आए जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। और लॉर्ड हेस्टिंग का यही काम था मराठों को हराना, मराठों पे कब्जा करना, क्योंकि मराठे ही बचे थे, बाकी तो सब हार चुके थे 1818 तक, 1817 तक। तो इसमें क्या हुआ कि पिंडारी नाम का एक समुदाय था, पिंडारी नाम का एक समुदाय था जो महाराष्ट्र में रहता था, जो लूटपाट करते थे। पिंडारियों का दमन करना एक पृष्ठभूमि बनी तृतीय आंग्लो मराठा वार की। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी वीर, सलमान खान की कुछ साल पहले एक मूवी आई थी वीर। जो वीर मूवी है, उस वीर मूवी में आपने देखा था कि हाँ, ये होलकर ने राजपुर घाट की संधि कर ली थी, ये सही है। उत्तम राहुल का जो कमेंट है इसको आप लोग नोट कर लेना। तो जो पिंडारी थे बेसिकली, वो मूवी पिंडारियों के ऊपर थी। तो पिंडारी क्या थे? पिंडारी एक ऐसा समुदाय था महाराष्ट्र में जो मराठाओं की सेनाओं के साथ रहता था, और मराठाओं की सेना के साथ रह करके वो मराठाओं को सुरक्षा देते थे, लेकिन उसके अलावा उनका मेन काम था लूटपाट करना। तो पिंडारी लूटपाट करते थे। लॉर्ड हेस्टिंग इस बात को जानता था कि अगर पिंडारियों को नहीं दमन किया गया, उनको नहीं कुचला गया, तो ये मराठों का साथ देंगे, और मराठों का अगर साथ देंगे तो मराठों को हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लॉर्ड हेस्टिंग ने बहाना बनाया पिंडारियों का दमन करना 1817 में, और अंग्रेज वहां घुसे, और घुस करके जब मराठों के क्षेत्र में अंग्रेज आ गए तो मराठों को लगा कि भाई हमारा तो स्वाभिमान ही नहीं है, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। इसी कारण से फिर से मराठों ने फिर से एक मोर्चा बनाना शुरू किया, और फिर मराठों ने मोर्चा बना करके फाइनली एक बार फिर प्रयास किया कि अंग्रेजों से युद्ध किया जाए, हो सकता है हम लोग अपना जो मराठा साम्राज्य इसको बचा लें, इसको आजाद कर लें। क्या हुआ? जैसा मैंने कहा ना, पेशवा बाजीराव द्वितीय, आप देखना बसीन की संधि से लेके उसके होलकर के भाई की हत्या से लेकर के, वो एक तरीके से एक बहुत षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, बहुत ही ज्यादा षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। किसी को मरवा देना, कुछ भी करवा देना, कहीं भी संधि कर लेना, इस तरह का उसका चरित्र था। तो किसी को उस पर भरोसा नहीं था पेशवा पे कि ये जो है ऑनेस्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी मराठा सरदारों ने कहा कि भाई महाराष्ट्र के गौरव और सम्मान की खातिर एक बार इकट्ठा होकर के फिर से प्रयास किया जाए। और इसी क्रम में मराठों ने फिर से एक मोर्चा बनाया, और 1816 में भोंसले, 1817 में अंग्रेजों के बीच एक समझौता हो गया, जिसमें कहा कि पिंडारियों के कुचलने में अंग्रेजों का कोई साथ नहीं देगा। तो अंग्रेजों का हमला करने का केवल ये कहना था कि हम पिंडारियों पे हमला करेंगे, लेकिन पिंडारियों की आड़ में बेसिकली अंग्रेज मराठों पर ही हमला करने की तैयारी कर रहे थे। इस बात को मराठे थोड़ा देर से समझे, और जब तक समझ पाते थे तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि वो अंग्रेजों का मुकाबला कर ही नहीं पाए, उस स्थिति में नहीं थे कि अंग्रेजों का मुकाबला कर पाए। आगे चल करके 1817 में पेशवा के नेतृत्व में सारे मराठा सरदारों ने एक बार लड़ने का संघर्ष किया। जून 1817 में पेशवा ने अंग्रेजों से पूना की संधि कर ली, और पूरी तरीके से मराठे परास्त कर दिए गए। और उसके बाद मराठा जो संघ था उसके अध्यक्ष से भी पेशवा को ने अपना त्यागपत्र दे दिया, और मराठा साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर के यहाँ पर 1818 में अंग्रेजों के अधीन चला गया। उसके बाद यहाँ पर जो 2-3 लड़ाइयाँ हुई थी उसमें आप याद रखना, एक होता किरकी का युद्ध। किरकी के युद्ध में पेशवा हारा था अंग्रेजों से। दूसरा था सीताबर्डी, एक जगह पड़ती है नागपुर में सीताबर्डी। सीताबर्डी के युद्ध में भोंसले हारे थे अंग्रेजों से, ये 1818 की बात है। और उसके बाद महिदपुर एक युद्ध हुआ था महिदपुर का, उस युद्ध में होलकर अंग्रेजों से बुरी तरीके से परास्त हो गए। और इसके बाद क्या हुआ, पेशवा बाजीराव द्वितीय कोरेगांव और अंटी के युद्ध में फिर से हार गया। कोरेगांव और अंटी के 2 युद्ध इसमें हुए थे, इसमें भी पेशवा बुरी तरीके से हार गया। और फाइनली अंग्रेजों ने क्या किया, पेशवा के पद को ही समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अब सारा मराठा साम्राज्य अंग्रेजों का है। पेशवा का पद समाप्त कर दिया, और पेशवा को उठा करके कहाँ फेंक दिया, कानपुर के पास में जगह है बिठूर,
कानपुर अगर कभी आप लोग घूमने जाएंगे तो कानपुर से करीब करीब 15-20 किलोमीटर पहले उत्तर की साइड में एक जगह है बिठूर, गंगा के घाट पे। वहां बिठूर में भेज दिया किसको, बाजीराव द्वितीय को, कहा वहीं रहो आराम से, अब तुम कोई पेशवा वेशवा नहीं हो। और इस तरीके से मराठा साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बन गया 1818 में। तो 3 युद्ध हुए एंग्लो मराठा वॉर। पहला 1875 से लेके 1775 से 1782, दूसरा 1803 से 1805 और तीसरा 1817 से 1818। और उसके बाद क्या हुआ था, बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा था उसको भेज दिया था बिठूर में, कानपुर, और वहां पर उसने एक बच्चे को गोद ले लिया था जिसका नाम था नाना साहब। आपने सुना होगा नाना साहब। वो नाना साहब वही थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई में कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। तो कुल मिलाकर के मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया। और ये सारा का सारा जो एरिया, गुजरात का एरिया, ग्वालियर का एरिया, मध्य प्रदेश के इंदौर का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया, कर्नाटक का एरिया, जो जो मराठों के अधीन था वो किसका हिस्सा बन गया, अंग्रेजों का। तो मराठों को हराने के बाद अंग्रेजों ने भारत के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब सवाल आता है कि मराठे क्यों हारे, अंग्रेज क्यों जीते। देखो भैया, भारतीयों के हारने की सीधी कहानी है, भारत के लोगों में एकता का बड़ा अभाव रहा है। भारत के लोगों में यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी। इसी एकता के कारण कभी भी मराठा सरदार भी मिलकर के अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाए। दूसरा क्या था, अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक चीजें थी, रसद से लेकर के एमिनेशन से लेकर के हर चीज उनका, क्योंकि उनका विदेश व्यापार के माध्यम से जहाजों से बड़ी बड़ी चीजें लेके आते रखते। तो अंग्रेज क्या थे, मॉडर्न अप्रोच के लोग थे जिनके पास आधुनिक चीजें थी। और मराठे और जो भारतीय, जो बाकी भारतीय शासक थे, वो सभी लोग क्या थे, पुरानी अप्रोच के लोग थे, ट्रेडिशनल तरीके से। इस कारण से उनका पलड़ा हमेशा भारी रहता था अंग्रेजों का। दूसरा क्या था, मराठों को तो अपना राज्य बचाना था, अंग्रेजों को तो लूट चाहिए। अंग्रेजों का एक ही मकसद था कि जब तक जीतेंगे ही तो लूटेंगे नहीं। तो उनका काम था कैसे भी करके जीतो, जिसको लालच देना है, जिसको तोड़ना है, जैसे करना है उसको लूट लो, और जिसको उसको तोड़ दो, तोड़ के उसको लूट लो, और जितना लूटेंगे उतना लेके जाएंगे इंग्लैंड, और वहां जाकर के अपना बढ़िया प्रोग्रेस होगी देश की। तो ये सारी की सारी कहानी है आंग्ल मराठा वारों की। मुझे लगता है इस एरिया से काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। मैंने कोशिश की कि तीनों युद्धों को व्यापक तरीके से कवर किया जाए और कोई भी फैक्ट छूटे ना। लगभग सारी संधियों पर भी हमने चर्चा की, और जो मराठा सरदारों के जो अलग अलग गुट बने उसकी भी हमने चर्चा की। पर आप लोग फिर भी इसको पढ़ते रहिएगा, खास करके जो विद्यार्थी सेशन में हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा बार बार। जितने बार ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही चीज़ें आपकी खुद से क्लियर होती चली जाएंगी। सो चलिए, आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ, और बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश कुमार जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों को कई बार लोग कहते हैं कि साहब बहुत सारे सेशन हो गए हैं और आप लोग बोर तो नहीं हुए हैं। मतलब मैं तो थकूंगा नहीं, आप लोग बता देना किसी दिन अगर आपको ब्रेक चाहिए तो ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज हमारे सेशन चलते रहेंगे। और हमारा क्योंकि हिस्ट्री जो है, आधुनिक भारत का इतिहास थोड़ा सा लंबा है। जैसे अभी तो केवल हम अंग्रेजों की विजय देख रहे हैं, अंग्रेजों की विजय के बाद हम देखेंगे अंग्रेजों के गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत में महात्मा गांधी, कांग्रेस, तमाम आंदोलन, किसान आंदोलन, ये सब बहुत सारी चीज़ें। तो इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा सा लंबी है, और मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को जानना ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी हाल ही की हैं जो हम सब लोगों से जुड़ी हुई हैं। सो चलिए, आप सब लोग चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आज के सेशन को हम लोग यहीं विराम देते हैं, कल सुबह 7:30 बजे आपसे मिलते हैं। ये भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई है, आप लोग नेट से पढ़ लेना। भीमा कोरेगांव में पेशवा को हराया था अंग्रेजों ने, और उस लड़ाई में कुछ भारत के जो लोग थे उन लोगों ने सहयोग किया था, वो आप लोग पढ़ लेना। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा क्या था भीमा कोरेगांव। सो सेशन को विराम देते हैं। चलिए, बिल्कुल डॉक्टर सौरभ राजपूत जी नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। जितना हम लोग पढ़ाई लिखाई की बातें करेंगे ना उतना ही क्या है कि हमारे पास फालतू की अननेसेसरी चीज़ों का समय नहीं रहेगा। इसलिए क्या है कि अपने आप को बिजी रखें। मैं लोगों से इसलिए पढ़ने की रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना ज़्यादा हमारे पास कलम चलेगी, जितना ज़्यादा हमारे पास किताब होगी, उतना ही हम अच्छी चीज़ें सोचेंगे, अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमारा दिमाग क्या है, नेगेटिव और गलत चीज़ों में कम जाएगा, क्योंकि समय कम मिलेगा।
इसलिए पढ़ना जरूरी होता है, खासकर जब हम घर में पड़े हुए हैं लॉकडाउन में, तब तो किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होनी चाहिए। सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।